स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के अभी तक 2 भाग बन चुके हैं। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। आज के पार्ट में हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, है ना। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं और इनमें एक एक समीकरण हमको देना होता है। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं आज के, परंतु संख्या में ज़्यादा हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है आज का कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग 10th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या परिभाषा होगी इसकी, आप सभी जानते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा निकलती है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हम लोग छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। लेकिन कुछ नया पढ़ना होगा इस बार। तो एक बात याद रखना है इसमें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद की जो कुल ऊष्मा होती है ना, उत्पाद की कुल ऊष्मा का मान अभिकारकों की कुल ऊष्मा से क्या होता है, कम होता है ना। उत्पाद की कुल ऊष्मा का मान अभिकारक की कुल ऊष्मा से कम होता है, यानी अभिकारकों की ऊष्मा अधिक और उत्पाद की ऊष्मा कम होती है। और इसीलिए इसमें जब अपन डेल्टा एच का मान लिखेंगे, डेल्टा एच मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एंथैल्पी में परिवर्तन, तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद की कुल ऊष्मा अभिकारकों की कुल ऊष्मा की तुलना में कम होती है। इसीलिए इसमें डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन का मान हमेशा ऋणात्मक आता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये गैस अवस्था में तो इसको जी लिखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का यदि हम विघटन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की विशेष बात है कि इसमें जो भी अभिकारक और उत्पाद हम लिखते हैं उसके नीचे उसकी अवस्था जरूर लिखनी होती है। ठोस हो तो S, द्रव हो तो L, गैस हो तो G, वाष्प हो तो VAP, है ना, वेपर। ठीक है। अब इसको बैलेंस करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों 2-2 बार है तो आगे 2 लगा दो। ये एक साधारण सी अभिक्रिया होगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वियोजन करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं और इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान इसको साइड में लिखता है, डेल्टा एच बराबर -180.5 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है, किलो जूल इनवर्स, सॉरी। अब ये -180.5 माइनस चिन्ह हमको ये बताता है कि इसमें उत्पाद की कुल ऊष्मा कम और अभिकारक की कुल ऊष्मा ज़्यादा है। तो जिसमें उत्पाद की ऊष्मा कम होती है उसमें डेल्टा एच का मान हमेशा माइनस में आता है। एक उदाहरण और बताया है इसमें कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया नामक गैस बनती है ना। अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है ये। बैलेंस करें, नाइट्रोजन 2 बार है 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 तिया 6 3 लगा दिया इसको, है ना। इसमें भी जो एंथैल्पी में परिवर्तन का मान होगा वो कितना होगा, इसमें डेल्टा एच का मान होगा -92.3 किलो जूल इनवर्स। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया का नाम क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें उत्पाद की जो कुल ऊष्मा होती है ना, समझ ही गए होंगे क्या लिखने वाली हूँ मैं, उत्पाद की कुल ऊष्मा का मान अभिकारकों की कुल ऊष्मा
की तुलना में कैसा होता होगा, अधिक होता है। इसलिए इसमें डेल्टा एच का मान हमेशा धनात्मक आता है। समझ गए बात कि जिसमें उत्पाद की कुल ऊष्मा कम उसका डेल्टा एच का मान ऋणात्मक, और जिसमें उत्पाद की ऊष्मा अधिक उसका डेल्टा एच का मान हमेशा धनात्मक आता है। इसका एग्जाम्पल है, एक ही उदाहरण बताया इसमें, H2 प्लस I2, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, इन दोनों से मिलकर बनता है 2HI, ये भी गैसीय अवस्था में रहता है। तो इस क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसकी वैल्यू बताई है डेल्टा H बराबर प्लस 92.5 किलो जूल इनवर्स, 92.25 है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन लगा आपको थोड़ा सा 10th की तुलना में अंतर। 10th तक हम सिर्फ इतना बोलते थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो शोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पर इस साल हमको कुछ नई बातें जानने को मिली है, तो हमें प्रॉपर तरीके से ऐसा ही लिखना है। आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब 11 छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, जैसे ये अभिक्रिया है ना ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऐसे ही छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। परिभाषा के साथ साथ हमको उसका एक एक समीकरण भी देना है, और बहुत सरल है, ऐसे कोई विशेष कठिन नहीं है। तो प्रश्न बनाएंगे हम कि निम्न को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला है इसमें बंध वियोजन, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, H2 प्लस I2 है ना। बंध वियोजन की एंथैल्पी, एंथैल्पी या ऊष्मा या ऊर्जा कुछ भी बोल लें, अर्थ एक ही होता है। तो बंध वियोजन की एंथैल्पी, बंध को वियोजित करना, वियोजित का मतलब होता है तोड़ना, है ना। तो किसी एक मोल यौगिक को, है ना, एक मोल यौगिक, अब वो यौगिक कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, किसी एक मोल यौगिक को वियोजित करने के लिए, वियोजित का मतलब क्या होता है, तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बंध वियोजन की एंथैल्पी कहते हैं। किसी एक मोल यौगिक को वियोजित करने के लिए या तोड़ने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम बंध वियोजन की एंथैल्पी कहते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण बताया है H2O का विघटन। H2O गैस फॉर्म में है, गैस नहीं, यहाँ पे वेपर लिखेंगे। अगर पानी की वाष्प है जो कि वाष्प अवस्था में है ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2। इसको बैलेंस करने के लिए या तो हम यहाँ आगे 2 लगाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 1/2 कर दिया, इस 2 से ये 2 कट गया, देखो हो गया ना बैलेंस, H 2 बार, H 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार, है ना। तो इस बंध वियोजन की एंथैल्पी में कितनी ऊष्मा लग रही है, प्लस यहाँ पे मात्रा बताई गई है 92.5 प्लस 92.5 किलो जूल। अब आप ये बता दो कि अगर प्लस में मात्रा आ रही है मतलब एक ऐसी अभिक्रिया है, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नहीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्लस धनात्मक मान जब भी आता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो बंध वियोजन की एंथैल्पी किसी एक मोल यौगिक को तोड़ने के लिए या एक मोल यौगिक को वियोजित करने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बंध वियोजन की एंथैल्पी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड नंबर का, दहन की एंथैल्पी। दहन की एंथैल्पी, दहन का मतलब क्या होता है, जलाना, है ना, किसी भी चीज को जलाना। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जलता है। तो दहन को एक तरह से ऑक्सीकरण भी हम कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल अणु को, एक मोल अणु को, है ना, कोई भी पदार्थ हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी पदार्थ के एक मोल अणु को O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में दहन करने के लिए, ऑक्सीकरण भी लिख दो, दहन करने के लिए ऊर्जा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ना, करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहन की एंथैल्पी कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ के 1 मोल अणु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के लिए या दहन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम दहन की एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि मीथेन CH4 का दहन कर दो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, है ना। इस मीथेन का दहन करेंगे तो कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन जलेगा तो H2O बनेगा। पहले तो समीकरण को अपन बैलेंस करते हैं, करें बैलेंस। कार्बन दोनों तरफ 1-1 बार दिख रहा है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है आपको? 4 बार। तो यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4। अब गिनिए ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 2 और 2 4। इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा। तो मीथेन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, पानी वाष्पीकृत अवस्था में बनता है। इसमें डेल्टा H का मान बताया गया है, डेल्टा H इज इक्वल टू -890 किलो जूल इनवर्स। 890 माइनस में आ रहा है, मतलब ऊष्मा का इस क्रिया में उत्सर्जन होता है। हम लोग भी घर में जब खाना पकाते हैं तो हमारा जो गैस की टंकी है उसमें मीथेन और ब्यूटेन गैस भरी हुई होती है, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है ना। भोजन पकाते वक्त वैसे भी गर्मी लगती है, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो जो आग होती है उसकी ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, इसलिए उसका मान हमेशा माइनस में आता है। तो ये तो हो गई दहन की एंथैल्पी। अब आता है संभवन की एंथैल्पी। इसको अपन हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट है तीसरा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। संभवन की एंथैल्पी, संभवन की ऊष्मा या एंथैल्पी। देखिए संभवन का मतलब क्या होता है? किसी नई चीज की बनने की संभावना। दहन का मतलब था जलाना, वियोजन का मतलब था तोड़ना, संभवन का मतलब होता है किसी नई चीज के बनने की संभावना, है ना। तो मानक ताप और मानक दाब पर ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन। मानक ताप और मानक दाब तो मैं STP ही लिख दूं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 298 केल्विन टेम्परेचर और 760 mmHg दाब। तो मानक ताप और मानक दाब पर जब 2 अणु आपस में क्रिया करते हैं, जब 2 अणु आपस में क्रिया कर कोई नया अणु बना लेते हैं, क्रिया कर नया अणु बनाते हैं, ठीक है। STP पर जब 2 अणु आपस में क्रिया कर कोई नया अणु बनाते हैं तो इस क्रिया में आवश्यक ऊर्जा, तो इस क्रिया में आवश्यक ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा को संभवन की एंथैल्पी कहते हैं, है ना। STP पर मानक ताप और मानक दाब पर जब 2 अणु आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे बनकर मिलकर एक नया अणु बनता है और उस नए बने अणु में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस क्रिया को बनाने में, उसको कहते हैं संभवन की एंथैल्पी। इसके लिए एग्जाम्पल बताया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में है ना, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस क्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ वो बताया गया है माइनस, मतलब ऊष्माक्षेपी, है ना, 39.3 किलो जूल इनवर्स। इतनी एनर्जी की इसमें आवश्यकता होती है, -39.3 किलो जूल इनवर्स। तो वियोजन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी, संभवन की एंथैल्पी। अब अगला आता है चौथा, गलन की एंथैल्पी। गलन का मतलब क्या होता है? गलाना, किसी चीज को पिघलाना। अब किसी चीज को पिघलाना है तो इसका मतलब वो जरूर ठोस अवस्था में होगा, और ठोस अवस्था की किसी चीज को जब हम गर्म करेंगे तो वो पिघलकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी 1 मोल ठोस को गलाने में या पिघलाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं गलन की एंथैल्पी। देखते हैं अपन पढ़ के, है ना। 1 मोल ठोस पदार्थ को, 1 मोल ठोस पदार्थ को उसके
देखो कोई भी चीज जो है वो कब पिघलेगी, जब हम उसको उसके गलनांक तक गर्म करेंगे, इतनी ऊष्मा देंगे कि वो गल जाए या पिघल जाए। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। तो 1 मोल ठोस पदार्थ को उसके गलनांक तक द्रव अवस्था में परिवर्तित करने हेतु जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की एंथैल्पी कहते हैं। आगे की बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 मोल ठोस पदार्थ को उसके गलनांक तक गर्म करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, अब आगे का तो लिख सकते हो, हेतु जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की एंथैल्पी कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल बताया गया है H2। H2 क्या है भाई, सॉलिड फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको अपन, बर्फ। और बर्फ को इतना गर्म करो कि वो पिघलकर लिक्विड में चेंज हो जाए। तो आप जानते हैं बर्फ का गलनांक कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ को 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप दे दोगे तो वो H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस क्रिया में +6.0 किलो जूल इनवर्स ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। देखना कभी बर्फ को आप अगर अपनी हथेली पे रखोगे तो आपके हाथ की ऊष्मा से वो पिघल जाएगा और उसकी ठंडी ऊष्मा आपका हाथ अवशोषित कर लेगा, तो हमारा हाथ, हमारी हथेली ठंडी अनुभव होती है। इसलिए इसमें मान हमेशा पॉजिटिव में आया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये, है ना। अब अगला आता है गलन की एंथैल्पी के पश्चात जरूर वाष्पन की एंथैल्पी होगा, है ना। अगला है 5वां, वाष्पन की एंथैल्पी। देखिए वाष्पन की एंथैल्पी की डेफिनेशन मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिल्कुल ऐसी है। 1 मोल ठोस पदार्थ के स्थान पे हम लिख देंगे 1 मोल द्रव पदार्थ। देखिए गलन का मतलब गलना यानी पिघलाना, तो ठोस ही तो पिघल कर द्रव में बदलता है। अब वाष्पन यानी कि वाष्प अवस्था में बदलना है, तो किसी द्रव को इतना गर्म करो कि वो वाष्प में बदल जाए। तो 1 मोल द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक तक, है ना, पिघलाने के लिए तो गलनांक और वाष्पीकृत करने के लिए क्वथनांक तक 1 मोल द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, 1 मोल द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म करके उसे वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं इसमें। अभी हमने बर्फ को द्रव में बदला था, अब हम क्या करेंगे, पानी जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में, उसको हम इतना गर्म कर देते हैं कि पानी की वेपर्स बन जाए, वाष्प बन जाए, है ना, पानी वाष्पीकृत हो जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा की जो मात्रा है वो कितनी है, +40.6 किलो जूल। मुझे लगता है यहाँ प्लस नहीं है, माइनस आना चाहिए क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। -40.6 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन इसमें होता है। ठीक है, गलन की एंथैल्पी हो गई, वाष्पन की हो गई, संभवन की हो गई। 5 डेफिनेशंस हो चुकी हैं। अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। देखिए बहुत सरल है ना, छोटी छोटी सी परिभाषाएं लिखना है हमको और एक एक उसका एग्जाम्पल देना है। याद रखने लायक बात क्या होगी, सभी की मात्रा, आपको संख्या याद रखना जरूरी है और किसमें प्लस आ रहा है किसमें माइनस, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी, 6ठे नंबर पे। ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वापातन शब्द का मतलब क्या होता है ना। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अपन जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऊर्ध्वापातन की प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पर चूंकि ये शब्द अभी इस्तेमाल हो रहा है अभी समझ लेते हैं, है ना। ऊर्ध्वापातन एक प्रोसेस है और ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ठोस अवस्था में हैं, ठोस को जनरली अपन गर्म करते हैं तो काय में बदलते हैं वो, जैसे बर्फ को गर्म करोगे तो काय में बदला, वो देखो सॉलिड
H2 को गर्म किया तो वो लिक्विड में बदला, और लिक्विड को गर्म किया तो वो वेपर्स यानी वाष्प में बदला। यानी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदले, द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदले, वाष्प को ठंडा करोगे तो द्रव में बदले, द्रव को ठंडा करोगे तो ठोस में बदले। पानी की भाप को ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है, द्रव बन जाता है, और द्रव को फ्रीजर में रख देते हैं तो बर्फ बन जाती है। यानी ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठीक है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनको गर्म करने पर, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में न बदलकर सीधे काय में बदलते हैं, वाष्प अवस्था में बदलते हैं, है ना। मतलब बदलना काय में चाहिए उसको कायदे से द्रव में, और द्रव से फिर काय में बदलना चाहिए, वाष्प में। तो वो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलते हैं। और जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वापातज पदार्थ कहते हैं, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? तो कपूर, कैम्फर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेफ्थेलीन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो नील होती है, हम लोग कपड़ों को कलर्स करते हैं, वाइट कपड़े को नील लगाते हैं, तो ये सब इस तरह के पदार्थ हैं। कैसे? ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं। अब ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी किसको बोलेंगे? बहुत सरल है। एक मोल ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जब उसे वाष्प में बदला जाता है तो इस क्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना और याद रखना, क्योंकि हमको ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ना होगा, है ना। अब ऊर्ध्वापातन की डेफिनेशन, एक मोल ठोस को उसके गलनांक से कम ताप पर, एक मोल ठोस को उसके गलनांक से कम ताप, क्यों? क्योंकि अपने को पिघलाना थोड़ी ना है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी करना है। गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वह द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाए, है ना। द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प अवस्था में आ जाए, है ना। एक मोल ठोस को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना है। इतना गर्म कर दोगे गलनांक तक तो भी पिघल ही जाएगा, पिघलाना नहीं, उसको वाष्पीकृत करना है। तो एक मोल ठोस को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वो द्रव में ना बदलकर वाष्प में आ जाए। इस क्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, या यूं कह लो कि इस क्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी, ठीक है। अब इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल लिया है हमने नेफ्थेलीन, अभी मैंने लिखा था ना C10H8, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका नाम है नेफ्थेलीन। अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तब मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर रिंग बनाकर आपको बताऊंगी। नेफ्थेलीन को गर्म करते हैं तो नेफ्थेलीन C10H8 ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू वेपर, ये भी नेफ्थेलीन है। तो इस क्रिया में कितनी ऊष्मा लगती है? +73 किलो जूल, डेल्टा H बराबर +73 किलो जूल, ठीक है। प्लस में मतलब कि ऊष्मा का अवशोषण होता है इस क्रिया में। तो ऊर्ध्वापातन शब्द समझ में आया। ठोस को सीधे वाष्प में और वाष्प को सीधे ठोस में बदला जाता है, जिसमें द्रव अवस्था नहीं पाई जाती उसको हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं, है ना। अब अगला आता है 7वें नंबर का आयनन की एंथैल्पी। आयनन शब्द का मतलब क्या होता है? आयनन का मतलब कोई आपके पास में आयनिक यौगिक है जो ठोस अवस्था में है, परंतु जब हम उसको लिक्विफाई करते हैं या किसी विलायक में घोल देते हैं तो धन आयन और ऋण आयनों में अलग अलग हो जाता है। तो किसी ठोस आयनिक पदार्थ को धन आयन और ऋण आयन में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन की एंथैल्पी, है ना। एक मोल ठोस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे आयनन की एंथैल्पी नहीं, यहाँ पे आयनन ऊर्जा आना चाहिए। आयनन ऊर्जा
की एंथैल्पी, है ना, ये शब्द आएगा, क्योंकि आयनन में तो धन आयन ऋण आयन दोनों आते हैं। देखो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, किसी एक मोल ठोस और विलगित, जानते ही हम लोग ना विलगित जिस पे कोई चार्ज हो, किसी एक मोल ठोस विलगित पदार्थ के बाह्यतम कोश में से, है ना, पदार्थ के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे धनायन में बदलने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनायन में बदल जाएगा ना, अपन ने आयनन ऊर्जा पढ़ा है 3rd चैप्टर में। एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे धनायन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन की एंथैल्पी कहते हैं, है ना। अब अपने पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आठिक होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये देखो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे अपने पास 2 8। इस क्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा की एंथैल्पी, है ना। तो ये हो गया 7वां पोर्शन। अब आता है विलयन की एंथैल्पी। अब अपन है ना इधर वाला पोर्शन हटा देते हैं, अब हमको 7 ऐसे 11 और पढ़ने हैं, हमको 11 मतलब टोटल 11, है ना। चलिए तो अगला आता है अगली हमारी डेफिनेशन आती है विलयन की एंथैल्पी। 8वें नंबर की डेफिनेशन है ना। विलयन, विलयन बनाने में कितनी ऊर्जा लगती है, विलयन की एंथैल्पी। अब अपन इसको कम शब्दों में समझते हैं। तो विलयन कब बनता है कि जब एक विलय को विलायक में मिलाते हैं, जैसे पानी विलायक है, शक्कर विलय है, पानी में शक्कर को घोल दिया, विलयन बन गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब एक मोल विलय पदार्थ को, विलय पदार्थ को, एक मोल विलय पदार्थ को किसी विलायक में, अच्छा एक मोल विलायक भी लेना होगा, एक मोल विलायक में, एक मोल विलय पदार्थ को एक मोल विलायक में घोलने के लिए, यहाँ पे घोलने के जगह पे अपन विलय करने के लिए शब्द भी यूज कर सकते हैं, विलय करने, घोलने के लिए या घोलने पर विलयन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आई। एक मोल विलय पदार्थ को एक मोल विलायक में घोलने पर विलयन का निर्माण होता है, और इस क्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं हम। पोटेशियम क्लोराइड KCl सॉलिड है, मतलब कि ये विलय पदार्थ है ना, पोटेशियम क्लोराइड का विलय है, और इसको पानी में डाला हमने H2O, तो H2O लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये क्या चीज़ है, विलायक है। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं ना, ऐसे सोडियम क्लोराइड के जैसा होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जैसे ही पानी में डालेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड पानी में जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, AQ मतलब जलीय विलयन। इस क्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उसकी वैल्यू बताई गई है प्लस 18.6 किलो जूल, है ना। तो इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड का जल में विलयन बन गया। तो एक मोल विलय पदार्थ को एक मोल विलायक में घोलने पर विलयन बनता है, और इस क्रिया में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं विलयन की एंथैल्पी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा उदासीनीकरण की एंथैल्पी। तो बहुत सरल है, उदासीनीकरण की एंथैल्पी। उदासीनीकरण का मतलब पता है क्या होता है, उदासीन लवण। लवण कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है ना। तो जब 1 ग्राम तुल्यांक, यहाँ पे मोल की जगह लिखेंगे अपन 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम
तुल्यांक को इक्विवेलेंट कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को आपस में मिलाते हैं तो पता है क्या बन जाता है, तो बनता है लवण और जल। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को मिलाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उदासीनीकरण की एंथैल्पी हम कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल लें अपन, HCl ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, ठीक है, ये क्या है, क्षार, इसको बोलते हैं AQ, ये भी एक्वस फॉर्म में है। अम्ल और क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपस में क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये क्या है आपका लवण, और बदले में क्या बन जाता है, H2O। इस क्रिया में कितना एंथैल्पी परिवर्तन हो, -57, है ना। डेल्टा H का मान बताया गया है -57 किलो जूल, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये। अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीन लवण बनता है और पानी का अणु मुक्त होता है। इस क्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हमने, मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसके हेडिंग में उसका उत्तर छुपा हुआ है ना। पीछे की बात तो सब में सेम है। अगला बताया गया है जल योजन की एंथैल्पी। जल योजन की एंथैल्पी कितना सरल है ना, जल में घुलना है अपने को और कुछ नहीं करना है ना। तो किसी निर्जल लवण को 1 मोल अणु, किसी निर्जल लवण का 1 मोल अणु जल की निश्चित संख्या के अणुओं से जब संयुक्त होता है, अच्छा यहाँ पे जल योजन का मतलब जल में घुलना नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई निर्जल अणु है ना, 1 मोल निर्जल अणु है ना, 1 मोल निर्जल अणु जल के कितने अणुओं के साथ में बंध जाता है, संयुक्त हो जाता है। इस क्रिया में जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको जल योजन की एंथैल्पी कहते हैं। आप लोगों ने नीला थोथा तो जरूर सुना होगा, है ना। नीला थोथा मतलब कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में और ये निर्जल है, कॉपर सल्फेट निर्जल जिसमें पानी का कोई अणु नहीं है, तो 1 मोल निर्जल अणु जल के कितने अणुओं के साथ संयुक्त होता है, ये जल है, लिक्विड फॉर्म में है ना। इन दोनों की क्रिया से बन जाता है CuSO4.5H2O। अब ये पूरा क्रिस्टल फॉर्म में बन गया, ठोस अवस्था में है, इसी को तो हम कहते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल। इस क्रिया में जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको कहेंगे हम जल योजन की एंथैल्पी। इसमें होता है -78.2 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। तो जब 1 मोल निर्जल अणु जल के कितने अणुओं से संयुक्त होता है इस क्रिया में, या यूं कह दो कि जिसमें जल के अणु के साथ में इसका क्रिस्टलीकरण होता है, इसको क्रिस्टलन जल के अणु कहते हैं या जल योजित जल के अणु कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं जल योजन की एंथैल्पी। और अब लास्ट अंतिम है अणु भंजन की एंथैल्पी, एटोमाइजेशन, अणु भंजन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम्स किसी अणु को उसके गैसीय परमाणु में वियोजित करने के लिए, अच्छा अणु को परमाणु में तोड़ना है ना, किसी अणु को उसके गैसीय परमाणु में वियोजित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे अणु भंजन की एंथैल्पी कहते हैं। अणु को परमाणु में तोड़ना है, जैसे देखिए क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में है, ये क्लोरीन का अणु है, हम चाहते हैं कि क्लोरीन का परमाणु बन जाए। क्लोरीन को तोड़ेंगे ना, Cl2 को तोड़ेंगे तो 2 ClCl बनेंगे, तो अणु को परमाणु में तोड़ दिया, पर अणु भी गैस अवस्था में होना चाहिए, परमाणु भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो 1 मोल गैसीय अणु को उसके 1 मोल परमाणु में वियोजित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम अणु भंजन की एंथैल्पी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है +28.9 किलो जूल इनवर्स। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, 11 परिभाषाएं, तो ये उसके अलावा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यानी कुल हमने 13 परिभाषाओं को आज यहाँ पर पढ़ा है। इन सबको कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है आपको वीडियो को देखकर। और दूसरी बात, इनमें से कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है या सिर्फ डेफिनेशन के रूप में भी आ सकता है, तो आपको ये वीडियो देखकर पूरा आंसर अच्छी तरह से खुद लिखना है।